चलिए बेटा, नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, कारण भी है। जिस तरह से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेटा जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने सूडो फोर्स सबसे आखिर में पढ़ा था। द रीज़न वाज कि सूडो फोर्स थोड़ा सा डिफरेंट तो था ही, और ख़ास तौर से डिफरेंट इसलिए भी था क्योंकि बेटा वो ना हर फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही एप्लीकेबल था। तो जिस टाइम अपन लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा तब भी हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर सूडो फोर्स पढ़ने से पहले पहले खूब सारे सवाल कर लिए थे, और आखिर में बिल्कुल लास्ट में हम लोगों ने सूडो फोर्स के कुछ सवाल कर लिए। यही हालत बेटा यहाँ पर है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अपने आप में एक तरह का सूडो फोर्स ही है, और सूडो फोर्स के सवाल में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये आता है कि यार ये कब लगाना है कब नहीं लगाना। तो ऐसे में मैंने कोशिश ये की है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाने से पहले पहले मैं आपको शीट के जितने भी सवाल हो आपको दे सकूं। तो बेटा मैं आपको मोस्टली सवाल पहले से दे चुका हूँ, सिर्फ बेटा एक सेक्शन बचा है जो स्पेसिफिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही है। तो नाम से बेटा आइडिया लग गया होगा कि मतलब सॉरी इंट्रोडक्शन से आपको आइडिया लग गया होगा कि बेटा ये भी अपने आप में एक सूडो फोर्स है, ये भी अपने एक फिक्टिशियस फोर्स है। इट इज़ नॉट एन एक्चुअल फोर्स, इट इज़ जस्ट ए मैथमेटिकल टर्म एंड नथिंग मोर देन दैट। चलिए बेटा कुछ बातें हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स। बेटा सूडो फोर्स कब एप्लीकेबल होता है आप लोग जानते ही हो। सूडो फोर्स तब एप्लीकेबल होता है जब आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा रहे हो। तो ऑफ कोर्स इट इज अप्लाइड by non-inertial frame of reference। बड़ा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एप्लीकेबल होगा। सर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो पहले भी थे सर, सूडो फोर्स वहाँ पर हम पहले पढ़ चुके हैं। सर्कुलर मोशन के अंदर नॉन इनर्शियल फ्रेम है ये सर्कुलर मोशन इटसेल्फ। कोई पार्टिकल ऐसा हो जो इस तरह से सर्कल के लॉन्ग मूव कर रहा हो, बेटा किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो, वो भी तो अपने आप में एक एक्सेलरेटेड मोशन है। और एक्सेलरेटेड कोई बॉडी होगी, अगर कोई एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट होगा बेटा उसी को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा करते थे। सो आप कह सकते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑफ कोर्स एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर। और हमारे इस केस में तो बड़ा ये एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर कौन है? ये है बड़ा आपका ऑब्जर्वर जो कर रहा है आपका सर्कुलर मोशन। इन दिस केस आवर ऑब्जर्वर इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो अगर हम कभी कोई सवाल ग्राउंड से ना करें बल्कि किसी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करें तो आप खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ आप एक एक्स्ट्रा फोर्स और दिखाओगे, बट दैट एक्स्ट्रा फोर्स इज नोन एज योर सूडो फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, बड़ा देखेंगे, वही तो पढ़ना है अपन को। चलिए बेटा वो भी देखते ही हैं। हाँ बेटा आ गया। चलिए तो किसी भी सर्कुलर मोशन में बेटा कोई अगर वो ऑब्जर्वर है तो वो सारे के सारे फोर्स के साथ साथ एक फोर्स और देखेगा, एंड दैट फोर्स इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं एक बात बेटा थोड़ी सी रिपीट करूंगा, मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि जैसे सूडो फोर्स एक एक्चुअल फोर्स नहीं था, मैथमेटिकल टर्म थी, एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक मैथमेटिकल टर्म है, ये एक्चुअल फोर्स नहीं है। नॉट an actual force, it is just fictitious force। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल टर्म है, एक्चुअल का कोई फोर्स नहीं है। इट इज जस्ट मैथमेटिकल टर्म, बड़ा मैथमेटिकल टर्म।
कोई रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर बेटा आप चीज़ें देखने की कोशिश करते हो तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आप लिखना पड़ेगा एंड दैट एक्स्ट्रा फोर्स इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, बेटा मान लीजिए कि बेटा कोई डिस्क है, ये बेटा कोई डिस्क है इस तरीके से, इस डिस्क के अंदर बेटा ऐसे सेंटर से जोड़ने वाले जो लाइन है इसके अलोंग बेटा ऐसे ग्रूव बना रखा है। बेटा ग्रूव मतलब ऐसी थोड़ी सी जगह अपने हल्की सी खोद रखी है, टनल टाइप बना रखी है। ये बेटा एक हल्का सा आपने ग्रूव बना रखा है, थोड़ी सी बेटा जगह बना रखी है ऐसे खोद खोद के, ठीक है। और बेटा मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई कैमरा फिट कर रखा है ऐसे, सेंटर पे कैमरा फिट कर रखा है ऐसे, और कैमरा की जो बड़ा लेंस है वो इस तरफ पॉइंट आउट कर रही है। दिस इज योर लेट्स से बेटा कैमरा, ठीक है। इस ग्रूव के अंदर हम लोगों ने ऐसे एक बड़ा बॉल फंसा रखी है ऐसे, और हमने इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को ऐसे घुमा दिया कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। जैसे बेटा आप इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दोगे तो जो इंसान बाहर बैठा है, जो बेटा ग्राउंड से देख रहा है, उसे इस बॉल का मोशन समथिंग लाइक स्पाइरल जैसा नजर आएगा, यूं जाते हुए, यूं जाते हुए, और धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये सेंटर से बॉल दूर जा रही है, दूर जा रही है, दूर जा रही है, और कभी न बेटा इस डिस्क को छोड़कर बाहर निकल जाएगी। लेकिन इसी पूरे इवेंट को मैं उस कैमरा से बेटा वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर मैं वीडियो शूट करूंगा तो मैं इस कैमरा से देखूंगा, अब ऑफ कोर्स बेटा कैमरा तो खुद रोटेट कर रहा है। अगर कैमरा खुद रोटेट कर रहा है तो उसे ये जो बॉल है ये इधर जाते तो नजर नहीं आएगी, लेकिन कैमरा में हमने जैसे सारा का सारा इस पूरे इवेंट का वीडियो शूट किया, तो वीडियो शूट करने के बाद हमें इस बात का आइडिया लगेगा, इस बात का पता चलेगा उस वीडियो को जब देखेंगे तब, कि इस कैमरा के अंदर जो रिकॉर्डिंग आई है उसके हिसाब से ये जो बॉल है ये लगातार बाहर जा रही है, 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 और बाहर जा भी रही है, और लगातार इसकी वेलोसिटी भी लगातार बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। पहले रेस्ट में थी और फिर कैमरा के अंदर जो वीडियो आया है उसको अगर हम एनालाइज करें तो पता चलता है कि लगातार बॉल बाहर जा रही है, वो भी इंक्रीजिंग स्पीड से। सर पहले स्पीड 0 थी, बाद में स्पीड आ गई, इसका मतलब जरूर इस बॉल पर बाहर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। एंड दिस फोर्स इज ऑब्वियसली बेटा दिस फोर्स इज can be explained that we are doing this calculation or this we are analyzing this situation with respect to a rotating frame of reference। इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको ये बॉल बाहर की तरफ स्पीड अप होते हुए नजर आएगी, और इस फोर्स को बड़ा हम जानबूझ के एक नाम दे रहे हैं बड़ा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि सर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, या फिर न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, बिकॉज इट इज नॉट एन एक्चुअल काइंड ऑफ फोर्स, इट इज जस्ट ए मैथमेटिकल टर्म। इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर बात करूं तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नहीं है, ये तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दुनिया भर के जो एक्चुअल फोर्सेस थे उनके अलावा हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स और दिखाना पड़ता है, और वो जो एक्स्ट्रा फोर्स है बेटा दैट फोर्स इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आपको या इस कैमरे को ऐसा लगता है कि बॉल की लगातार स्पीड बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, और बढ़ती हुई स्पीड से लगातार बॉल बाहर जा रही है। फेयर इनफ, ये है बेटा हमारे इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बेसिक बात। लेकिन आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि सर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन से टाइप ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशन, नहीं बेटा ये एक्चुअल फोर्स नहीं है। सर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसने लगाया, सर कौन है, इसका एक्शन रिएक्शन पेयर कहाँ है, बेटा ऐसी बातें इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज वी नो दैट इट इज नॉट एन एक्चुअल काइंड ऑफ फोर्स, इट इज जस्ट ए मैथमेटिकल टर्म। इट विल एक्ट ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स, it will always act radially outwards, its value will be m omega square into r, या बेटा m v square by r, या फिर m into omega into v, and its direction will be always radially outwards।
सर अपन तो चैप्टर में खूब सारे सवाल कर चुके हैं सर, बहुत सारा काम निपटा चुके हैं अपन लोग तो। और सर आप है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब बता रहे हो सर, आज तक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी लगाया नहीं सर। हम तो बिल्कुल सिंपल सवाल कर रहे थे, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अंदर की तरफ नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और अंदर वाले एक्सेलरेशन को हम बोला करते थे v²/r। तब तक तो आज तक कभी हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगाया, बिकॉज आज तक आप जितने सवाल कर रहे थे वो ग्राउंड फ्रेम से कर रहे थे। ग्राउंड फ्रेम से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ और सिर्फ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लगेगा, ग्राउंड से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा। हमने जितने सवाल निपटाए हैं सारे बिल्कुल बढ़िया हैं, हमारे आंसर्स बिल्कुल बढ़िया आए हैं। हमने सारे के सारे सवाल ग्राउंड से किए हैं। हम पहली बार रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन दिस केस द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑफ कोर्स योर कैमरा, हम पहली बार सिचुएशन को रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनालाइज कर रहे हैं। और जैसे हमने रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सिचुएशन एनालाइज करने की कोशिश की तो हमें पता लगा कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी तो बेटा, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी तो क्या कहते हैं बेटा उसे, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स लॉज वैसे के वैसे वैलिड नहीं है, उनमें एक हमें चेंज करना पड़ता है, एक मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। क्या मॉडिफिकेशन है, हमें सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ एक सूडो फोर्स और दिखाना पड़ता है, एंड दैट सूडो फोर्स इन दिस केस इज स्पेशल, दिस केस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी m⍵² इंटू r, या फिर mv²/r, या फिर बेटा m इंटू ओमेगा इंटू v, एज यू वांट टू से लाइक दैट। r बेटा ऑफ कोर्स इस पार्टिकल की सेंटर से डिस्टेंस है, it is distance of ball from center। I hope you get the point। ये है बेटा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो बेटा अपने इस बात को अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हम एक बार ढंग से लिखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है और किधर है। किधर है बेटा, रेडियली आउटवर्ड्स। सिर्फ कब दिखाओगे, जब आप खुद एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो बेटा, सिर्फ तभी दिखाओगे, वरना नहीं दिखाओगे बेटा, वरना नहीं दिखाओगे। ठीक है। सो what is the magnitude? As I told you, centrifugal force is m⍵²r, या बेटा mv²/r, या फिर बेटा m इंटू ओमेगा इंटू v। वट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन इज ऑफ कोर्स रेडियली आउटवर्ड्स, या बेटा ऐसे बोल दूं कि डायरेक्शन इज अलोंग आर कैप। बेटा डायरेक्शन इज अलोंग आर कैप। सर आर कैप कैसे बोल दिया बेटा, अगर कोई पार्टिकल यहां से r डिस्टेंस दूर है तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन वही है जो बेटा जी सेंटर से इस पार्टिकल का रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर है। तो आप कह सकते हो कि r वेक्टर की तरफ है, बड़े r वेक्टर की तरफ। अगर आप मुझे कहो कि सर वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर फॉर्म में मैं बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लिखूंगा पहला है m⍵²। m को बेटा स्केलर की तरह लिखना है, ऑफ कोर्स स्केलर है। ओमेगा है भले ही वेक्टर, लेकिन उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, इनटू r। सर ये तो डायरेक्शन, सर तो मैग्नीट्यूड हो गया। व्हाट्स द डायरेक्शन? डायरेक्शन इज एज आई टोल्ड यू r कैप, so it comes out to be m⍵² into r vector, that is m⍵² into r vector। ये बेटा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और अच्छे से लिखने का मन हो तो एक स्टाइल बेटा और भी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक स्टाइल से और लिख सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज m इंटू ओमेगा क्रॉस v। सॉरी बेटा, माइनस ऑफ ओमेगा क्रॉस v। सुनना बेटा कैसे, अगर कोई पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है,
तो एंगुलर वेलोसिटी होगी बाहर की तरफ, ये है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। ऑफ कोर्स पार्टिकल के पास वेलोसिटी है ऐसे, एंगुलर वेलोसिटी है ऐसे। ओमेगा क्रॉस वी करना, ओमेगा है ऐसे, वी है ऐसे। ओमेगा क्रॉस वी कैसे करते हैं? और राइट हैंड लो, ओमेगा की तरफ हाथ ले जाओ, वी की तरफ उंगलियां कर्ल कर दो, ओमेगा क्रॉस वी आ गया अंदर की तरफ। ओमेगा क्रॉस वी आ गया अंदर की तरफ और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बाहर की तरफ। तो मैंने एक बार बाहर साइन के लगा दिया माइनस। मैग्नीट्यूड दो एम इंटू ओमेगा इंटू वी आई गया और डायरेक्शन बेटा ओमेगा क्रॉस वी के नेगेटिव की तरफ है। ये लिखना पसंद ना हो तो आप बेटा इसको एम इंटू वी क्रॉस ओमेगा भी लिख सकते हो, वी क्रॉस ओमेगा भी लिख सकते हो। भाई माइनस ओमेगा क्रॉस वी लिखो या फिर बड़ा जी वी क्रॉस ओमेगा लिखो, एक ही बात है। मैं फिर से इस बात को बोलूंगा बेटा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपके मन में ये बात सेट रहे कि सेंट्रीपिटल वाले सवाल को किस तरह से करना है और बड़ा सेंट्रीफ्यूगल का बड़ा। किसी भी सवाल में एक साथ सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल नहीं लगेगा, क्योंकि या तो आप सवाल ग्राउंड से करोगे या आप सवाल करोगे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप देखोगे किसी पार्टिकल को जाता हुआ तो उसका मोशन बड़ा आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन वगैरह नजर आएगा। उस केस में मोशन सर्कुलर नहीं होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आएगा। और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब भी सवाल करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल आएगा, सेंट्रीपिटल नहीं आएगा। दोनों फोर्सेस एक साथ हमारे कभी भी किसी सवाल में नहीं आएंगे। हमें बड़ा मान के ये वाली बात चलनी है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ कब लगाना है? ओनली फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओनली फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिर्फ और सिर्फ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही बड़ा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, बड़ा ग्राउंड फ्रेम से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सेंट्रीपिटल लगेगा तो सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा तो सेंट्रीपिटल नहीं लगेगा, ठीक है। चलो बच्चे आगे चलते हैं यार, आगे चलिए बेटा। हाँ बेटा, हमने जितने भी सवाल ग्राउंड फ्रेम से किए थे उन सारे के सारे सवालों को हम फिर से रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जितने भी किए थे सारे कर सकते हैं। आंसर्स बेटा एग्जैक्टली सेम आएंगे। हमारी मर्जी है कि हम सवाल कहाँ से करते हैं, हम चाहे तो ग्राउंड फ्रेम से और चाहे तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, बिल्कुल हमारी मर्जी है। हम जहाँ चाहे वहाँ से सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है बेटा। लेकिन चलिए बेटा है ना, अपन लोग थोड़ा सा मैंने जानबूझ के एक दो सवाल ऐसे छोड़ रखे हैं आपके लिए कि जिसको मैं सेंट्रीफ्यूगल से ही कराऊंगा। इसका यार तो बिल्कुल नहीं है कि वो सारे के सारे सवाल हम ग्राउंड फ्रेम से नहीं कर सकते थे, हम बिल्कुल कर सकते थे, बढ़िया से आंसर आते, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन मैंने जानबूझ के छोड़े इसलिए कि यार सेंट्रीफ्यूगल के भी कोई ना कोई सवाल तो रहने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, सब देख लेंगे बड़ा बनता है बड़ा। सारे ही जो थ्योरी, अब कोई एक दो सवाल की थ्योरी अगर बची है तो सारे के सारे सेंट्रीफ्यूगल से करेंगे अपन, ठीक है। हाँ बेटा, हेडिंग लिखिए बेटा, मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन सर्कुलर ट्रैक। बेटा किसी सर्कुलर ट्रैक पर अगर कोई व्हीकल जा रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा। तो चलिए सोचते हैं बेटा। इसके तीन पार्ट हैं। सबसे पहले पार्ट में बेटा जस्ट बाय फ्रिक्शन, सुनना बेटा। आपके पास कहानी बेटा ऐसी है कि ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, ये बेटा कोई सर्कुलर ट्रैक है। हम बेटा इसका टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं।
सर्कुलर ट्रैक का रेडियस बेटा ऐसे आर है। कोई कार है बेटा, नीचे ऑफ कोर्स टायर है, कार के पास बेटा वेलोसिटी v है और कांस्टेंट स्पीड से बेटा ये जो कार है m मास की कार है बेटा लगातार यूं जाए जा रही है। जाए जा रही है ऐसे सर्कुलर ट्रैक कांस्टेंट स्पीड से जाए जा रही है। फेयर इनफ। मैं इसका एक साइड व्यू दिखाऊं बेटा। साइड व्यू अगर देखोगे तो ऐसा नजर आएगा कि ये बेटा आपके इस ट्रैक का सेंटर और यहां से r डिस्टेंस दूर बेटा ये आपकी कार, ये बेटा इसके टायर वायर और कार जो है बेटा इस सेंटर के अबाउट यूं जा रही है ऐसे बेटा ऐसे। इस टाइम पर बेटा इसकी जो वेलोसिटी है मैं ऐसे क्रॉस वी लिख रहा हूं, मतलब अंदर की तरफ भी यूं ऐसे। कार ऐसे जा रही है, ऐसे यूं अंदर जा रही है, यूं चलते चलते बेटा पूरा घूम के आ रही है। इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी ऐसे अंदर की तरफ है। फेयर इनफ। चलिए बेटा मैं अब आपको ना ये सारी सिचुएशन दोनों जगह से सोच के दिखाता हूँ, ग्राउंड से कैसे नजर आएगी और कार में बैठ के कैसे नजर आएगी। पहले हम सोचते हैं ग्राउंड पर बैठकर, ग्राउंड से इस कार को देख रहे हैं बेटा। ग्राउंड से अगर कार को देखूंगा तो मैं कहूंगा बेटा सबसे पहले नीचे की तरफ mg, ग्राउंड बेटा ऊपर की तरफ लगा देगा नॉर्मल। और ग्राउंड से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सेंटर के अबाउट कार तो बेटा यूं जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है बेटा कार। और अगर कार यूं जा रही है तो ऑफ कोर्स कार के पास सेंटर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन आना चाहिए, क्योंकि मोशन सर्कुलर है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आना चाहिए। भाई ग्राउंड से अगर देखोगे फिर तो बेटा कार सर्कल के अलोंग जा ही रही है तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन आना चाहिए, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और जिसकी वैल्यू v²/r है। फेयर इनफ। ये सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन किसने प्रोवाइड कराया? मेरे बच्चे बोलेंगे सर mg नहीं हो सकता, नॉर्मल नहीं हो सकता। सर जरूर इस तरफ कोई ना कोई और फोर्स है। वो फोर्स कौन है? गाड़ी के वो टायर जो बेटा जी घसीट नहीं रहे, वो टायर ऐसे रोल कर रहे हैं। टायर जब रोल करते हैं फ्रिक्शन कौन सा लगता है? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज सेम एज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पक्की बात है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता है और किधर लगता है? आप बोलोगे सर जरूरत के हिसाब से लगता है और जिधर जरूरत होती है उधर लग जाता है। एक्सेलरेशन चाहिए इधर तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है इधर, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है इधर। स्टैटिक फ्रिक्शन इधर की तरफ बड़ा मुझे तो सिर्फ और सिर्फ न्यूटन से लगाना आता है। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा कितना एक्सेलरेशन है? v²/r। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों नहीं दिखाया? बेटा तुम सवाल कहां से कर रहे हो? ग्राउंड से। ग्राउंड एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहां से कोई सेंट्रीफ्यूगल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। फेयर इनफ। स्टैटिक फ्रिक्शन इज mv²/r। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। बेटा व्हाट्स द नॉर्मल? mg। स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी होगा बेटा वो म्यू mg से छोटा होगा। ठीक है बेटा। तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा यहां उठा के रखो तो हमारे पास आ गया बेटा mv²/r शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg। m से m कैंसिल, बड़ा v की वैल्यू आ गई है √μrg। सॉरी बेटा इक्वल टू नहीं, अगर आप बेटा ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे जा रही हो तो आपकी स्पीड शुड बी लेस देन और इक्वल टू √μrg। जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है बेटा दैट इज √μrg। इससे ज़्यादा स्पीड से मत जाना बेटा। जब भी आप बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो और अगर मान लीजिए बेटा कोई शार्प टर्न आ गया है तो अपनी स्पीड कम कर लीजिएगा। अगर आपकी स्पीड आपके टायर और उस सरफेस के बीच में म्यू मल्टीप्लाइड बाय उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस मल्टीप्लाइड बाय जी, इसके पूरे के रूट से अगर आपकी स्पीड ज़्यादा हुई तो बेटा आप स्लिप कर जाओगे, आप गिर भी सकते हो।
ठीक है बेटा, तो ध्यान रखें इस बात का कि आपकी जो स्पीड है टर्न लेते वक्त वो बेटा जी √μr से कम होनी चाहिए। और बेटा आप जानते हो कि आपके गिरने की संभावना ज़्यादा कहाँ पर रहती है, जो टर्न जितना शार्प होता है ना वहाँ पर गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है, जितना टर्न शार्प हो वहाँ पर रेडियस उतना ही कम, तो आपकी स्पीड भी होनी चाहिए कम। और अगर आपकी स्पीड ज़्यादा हुई तो ऑफकोर्स बेटा आप स्लिप कर जाओगे। फेयर इनफ। अच्छा हाँ, एक बात और, जैसे आजकल बड़ा, जैसे मान लो कि हमने कोई रास्ता फिक्स कर रखा है कि यार हम इस रास्ते पे तो बाइक लेके हमेशा घूमते ही घूमते हैं। मान लो कोई रास्ता फिक्स कर रखा है, रोज़ बड़ा कोई है ना, कोई कट है, वहाँ से कट से ही घूम के रोज़ आते हैं। किसी दिन बारिश हो गई, किसी दिन बारिश हो गई, अब बारिश हो गई, हम तो रोज़ बड़ा उसी स्पीड से उसी कट से रोज़ जाते हैं। जिस दिन बारिश हुई हम उस दिन भी उसी सड़क से उसी कट से उसी स्पीड से जा रहे हैं। जिस दिन बारिश होगी उस दिन हमारे गाड़ी के जो टायर हैं वो और जो सड़क है वो, उनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घट गया है। और अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घट गया तो आपकी स्पीड भी घट जानी चाहिए, लेकिन हम तो रोज़ की तरह उसी स्पीड से चले जा रहे हैं कि यार क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऑफकोर्स अगर हमारी ये स्पीड ज़्यादा हुई, हालांकि ये स्पीड तो रोज़ जितनी है उतनी ही है, लेकिन आज बेटा म्यू हल्का सा घट गया है बारिश होने के चक्कर में, और म्यू हल्का सा घट गया तो स्पीड कम रहनी चाहिए थी आपकी। और अगर आपकी स्पीड अगर ज़्यादा हुई तो ऐसे केस में अगेन बेटा आप स्लिप कर सकते हो। तो इस तरह से बेटा हमें हल्का फुल्का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आप कहोगे सर आप तो बिल्कुल बहकी बहकी बातें करने लग गए, सर आपने तो कहा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाऊंगा, और सर आपने तो सारी की सारी बातें बिल्कुल वैसे ही बता दी जैसे हम अब तक चैप्टर के अंदर करते आए थे। हाँ बेटा वैसे बता दी, चलिए कोई बात नहीं। अब बेटा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करते हैं। और रोटेटिंग फ्रेम, कोई ऐसा रेफरेंस फ्रेम चूज करते हैं जो रोटेट कर रहा हो। तो मेरा अब मन है सवाल को विथ रेस्पेक्ट टू कार, बेटा कार नहीं व्हीकल बोल रखा तो व्हीकल लिखता हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू व्हीकल करने का। हम व्हीकल के अंदर ही बैठे हैं, अब सवाल कर रहे हैं व्हीकल के अंदर बैठे हो, व्हीकल तो बेटा यूं जा रहा है, आप व्हीकल के अंदर बैठे हो और व्हीकल तो यूं जा रहा है, तो आप इनर्शियल फ्रेम हो या नॉन इनर्शियल। आप बोलोगे सर मैं तो नॉन इनर्शियल हूँ, बट अगर नॉन इनर्शियल फोर्स, नॉन इनर्शियल तू है ऑब्जर्वर, तो जितने फोर्सेस हैं उनके अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स और दिखा। कौन सा फोर्स? तो बोलेगा सर मैं फोर्स दिखाऊंगा बाहर की तरफ लगता हुआ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी m⍵² इंटू r, या फिर बेटा mv²/r। इसके कारण हमारी गाड़ी जाना चाहेगी इस सर्कल को छोड़कर बाहर, जैसे वो जाना चाहेगी बाहर मेरे बच्चे फ्रिक्शन लग जाएगा अंदर। फेयर इनफ। और हम जानते हैं इस बात को कि अब बेटा अगेन अब हम गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं, बट अगर हम गाड़ी के अंदर बैठे तो गाड़ी हमारे रेस्पेक्ट में कैसे नजर आएगी? रेस्ट पे। बेटा रेस्ट पे तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। सर अब मोशन सर्कुलर नहीं है। अरे भाई अब मोशन सर्कुलर क्यों होगा? आप गाड़ी के अंदर बैठ गए और गाड़ी को देख रहे हो, अब गाड़ी के अंदर ही बैठ गए तो आपको तो बड़ा गाड़ी कैसे नजर आएगी? रेस्ट पे। हाँ, जो इंसान ग्राउंड पर खड़ा है वो कहेगा कि गाड़ी ऐसे ऐसे आर रेडियस में घूम रही है, लेकिन आप तो गाड़ी के अंदर बैठे हो तो आपको तो लगेगा गाड़ी कहाँ पर है? रेस्ट पे। तो अब गाड़ी का मोशन आपके रेस्पेक्ट में, आप मतलब गाड़ी के अंदर बैठे हुए जो इंसान है उसके रेस्पेक्ट में उसका मोशन सर्कुलर नहीं है, बल्कि आप कहोगे कि सर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं फोर्सेस बैलेंस करूँ तो नॉर्मल शुड बी इक्वल टू mg, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर बैलेंस करूँ तो fs मस्ट बी इक्वल्स टू mv²/r एंड फ्रिक्शन शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, बड़ा नॉर्मल की वैल्यू mg। बड़ा वापस से आपका आंसर वही आ गया कि वेलोसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू √μ/r। वही आंसर वापस से आपका आ गया। बढ़िया आंसर बेटा, यही चाहिए अपन को, तो यही चाहिए। तो चलिए बेटा ध्यान भी रखें, अच्छा स्टैंडर्ड सा ही रिजल्ट है, बड़ा स्टैंडर्ड सा ही रिजल्ट है, याद रखें। आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज बेटा अपन ने इसमें 1 लिखा था या a लिखा था? चलो बेटा मेरे को तो याद नहीं है ना, मैं बेटा इसको 2 लिख दूँ। बाई बैंकिंग ऑफ रोड, बड़ा सड़क की बैंकिंग करना। सर सड़क की बैंकिंग करना मतलब? बड़ा सड़क की बैंकिंग करना मतलब बड़ा मान लीजिए कि ये सड़क है, ये ऐसे यूँ सड़क, बेटा सड़क के एक हिस्से को हल्का सा उठा देना। सड़क, बड़ा ये सड़क है ऐसे पूरी की पूरी यूँ,
मैंने ऐसे दिखा दी। इस सड़क के एक कोने को हल्का सा यूँ उठा देना, दिस इज़ नोन एज बैंकिंग। और कितने एंगल से आपने उठाया है बेटा, दिस इज़ नोन एज एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग एंगल। सर फ़ायदा क्या है इससे? बड़ा बहुत फ़ायदा है, चिंता मत करो, सब देख लेंगे अपन। इस बार बड़ा फ्रिक्शन नहीं है यार, बड़ा इस बार फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनना बेटा, फिर से वही कहानी, ये सेंटर सी, बेटा ये कोई ट्रैक है, हमने इस ट्रैक को बड़ा हल्का सा उठा रखा है, जितने एंगल से उठा रखा है बेटा, दिस इज योर एंगल ऑफ बैंकिंग, दिस इज योर एंगल ऑफ बैंकिंग। ये बड़ा बैंकिंग एंगल। और अगर बेटा आपको सिचुएशन समझ में नहीं आई, मैं रिपीट करता हूं, कोई गाड़ी है बेटा, वो यूं जा रही है इस सड़क पे, ऐसे यूं आर रेडियस के सर्कल में यूं घूम रही है बेटा, गाड़ी जा रही है ऐसे। गाड़ी के पास बेटा वेलोसिटी है क्रॉस वी, गाड़ी जो है बेटा वो यूं जा रही है ऐसे ऐसे, और जिस रेडियस में घूम रही है वो बड़ा आर है। सरफेस बड़ा स्मूथ है, इस बार कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगेन बेटा मैं सवाल को दो तरीके से कर रहा हूं, ग्राउंड से भी कर रहा हूं और कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी कर रहा हूं। ये दो तरीके से मैं जानबूझ के कर रहा हूं कि आपके मन में सेट हो जाए कि यार ग्राउंड से करेंगे तो कैसे सिचुएशन को एनालाइज करना है, और अगर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करेंगे तो कैसे करना है, जिससे आपके मन में ये भी बातें सेट हो जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक बात में, ठीक है, हो जाएगा सब। बेटा पहले हम ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम से करते हैं। चलो बेटा ग्राउंड के फ्रेम से करूं तो बेटा ये मान लीजिए आपका व्हीकल, ये एंगल आपका थीटा। कौन से फोर्सेस? सबसे पहले नीचे की तरफ mg, इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मल लगाएगा ऐसे, आप जानते बेटा वर्टिकल से ये वाला एंगल आएगा थीटा। ग्राउंड से देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है, यूं कांस्टेंट स्पीड v से भाग रही है। बेटा इस तरह से कांस्टेंट स्पीड v से अगर भाग रही है तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए, और उस एक्सेलरेशन की बड़ा वैल्यू मेरे सारे बच्चे जानते हैं कितनी होगी, v² बाई आर। भाई ग्राउंड से देखने पर तो इस कार का बड़ा मोशन सर्कुलर ही है, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आ चाहिए v² बाई आर, बड़े आराम से कर देंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में कार ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कहीं नहीं जा रही, तो ऊपर का फोर्स अबर नीचे का फोर्स, ऊपर लग रहा है n का cos थीटा, नीचे लग रहा है mg। और इधर की तरफ लग रहा है n का साइन थीटा। और इस तरफ जो फोर्स लग रहा है n साइन थीटा, इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, इसलिए दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू इस तरफ एक्सेलरेशन। इस तरफ आपका एक्सेलरेशन है v² बाई आर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। आपको नॉर्मल तो चाहिए नहीं बेटा, आपको तो v चाहिए एक बार देखने के लिए। बेटा देखते हैं, डिवाइड करो, डिवाइड किया मेरे पास आ गया tan थीटा इज v² अपॉन आर जी। ले बेटा आपको जिस स्पीड से बेटा इस पर गाड़ी चलानी चाहिए वो स्पीड है v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आर जी tan थीटा। इस बार बेटा वो इनइक्वलिटी नहीं आई सर, फ्रिक्शन वाले केस में तो इनइक्वलिटी आई थी। बेटा फ्रिक्शन वाले केस में इनइक्वलिटी इसलिए आई थी, आप बात समझ भी गए हो, क्योंकि फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर पा रही थी, तो उसकी वैल्यू में तो बड़ा एक रेंज थी, उसकी वैल्यू में रेंज थी, तो बड़ा स्पीड की वैल्यू में भी रेंज थी। यहाँ बेटा आपका नॉर्मल तो फिक्स है, तो उसी नॉर्मल का एक कंपोनेंट बेटा आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है, तो आपका वी तो फिक्स आएगा। इस बार बेटा आपका वी फिक्स आया, ना इससे कम वी होना चाहिए ना इससे ज़्यादा वी होना चाहिए। अगर वी इससे कम हुआ तब भी आप स्लिप कर जाओगे, वी इससे अगर ज़्यादा हुआ तब भी बेटा आप स्लिप कर जाओगे। चलिए बेटा
आप कहोगे ठीक है सर, मान ली वाली बात, लेकिन सर ये जिस तरह से आपने सवाल किया है सर, ये तो बिल्कुल अपने जब चैप्टर स्टार्ट ही किया था, पहला दूसरा जो सवाल किया होगा अपने न्यूटन्स लॉ का सर्कुलर मोशन में, उतना आसान है सर, ये तो बहुत आसान है, अभी क्यों करा रहे हो बेटा? अभी इस तरीके से बताने के लिए नहीं करा रहा, अभी तो मेरा एम था कि आपको बताऊं कि आप कार के अंदर बैठोगे तब इक्वेशंस कैसे होंगे। इक्वेशंस तो ऐसे आएंगे, लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। कार के अंदर बैठ जाओ, जैसे ही आप कार के अंदर बैठ गए, अब आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो या नॉन इनर्शियल, आप बोलोगे सर मैं कार के अंदर बैठा हूं, कार कर रही है रोटेट, तो सर मैं तो एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं। और बेटा अगर तू रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ क्या दिखाएगा? तुमको उसे मैं तो एक सूडो फोर्स और दिखाऊंगा। बेटा सूडो फोर्स दिखाना है, चलो दिखाओ। सूडो फोर्स किस तरफ? आप बोलोगे सर ये जो कार थी, ये जो हमारा ऑब्जर्वर था, ये ऐसे घूम रहा है, तो सेंटर के अंदर की तरफ नहीं, सेंटर के बाहर की तरफ मैं एक सूडो फोर्स दिखाता हूँ, और उसकी वैल्यू अपन ने घोट रखी बेटा, क्या? mv²/r। हम कार के अंदर बैठे हैं और कार को देख रहे हैं, तो कार कैसे नजर आएगी? रेस्ट पे। और अगर कार रेस्ट पे नजर आएगी तो कार बेटा नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। सर कार सर्कुलर मोशन नहीं कर रही। नहीं बेटा, आप कहाँ बैठे हो? आप बैठे हो कार के अंदर और कार को ही देख रहे हो, तो आपको कार कहाँ नजर आएगी? रेस्ट पे। सो नेट फोर्स ऑन द कार मस्ट बी 0। ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। जैसे मैंने बेटा, अब मैं सारी की सारी सिचुएशन एनालाइज कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू कार, एंड व्हेन आई से कार आई मीन दैट रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। ऊपर की तरफ n cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg, इधर की तरफ n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r। जैसे डिवाइड करोगे बेटा, आपका आंसर एग्जैक्टली वही वापस से आ जाएगा, सेम आंसर। आंसर थोड़ी चेंज करो बेटा। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इज थर्ड। बाय बैंकिंग प्लस फ्रिक्शन, मतलब सड़क का एक हिस्सा हल्का सा उठा हुआ भी है और साथ ही साथ सड़क के और आपकी बेटा गाड़ी के टायरों के बीच में फ्रिक्शन भी है, मतलब सरफेस रफ भी है। और यही इन जनरल कंडीशंस होती है बेटा। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जितने भी अच्छे खासे नेशनल हाईवेज होते हैं जिनके ऊपर गाड़ियां काफ़ी तेज स्पीड से चलती भी है, वहाँ पर जब भी कोई सड़क इस तरह से टर्न ले रही होती है तो सड़क इस तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, बल्कि सड़क बाहर वाले पॉइंट से हल्की से ऐसे उठी हुई होती है, ऐसे हल्की सी उठी हुई होती है, हल्के सी उठी हुई। उठी हुई के पीछे कारण क्या है कि जो आपकी गाड़ी है उसका नॉर्मल हल्का सा, भाई अगर सड़क हॉरिजॉन्टल होगी तो नॉर्मल ऐसे होगा, सड़क अगर हल्की सी ऐसे होगी तो नॉर्मल ऐसे होगा, और जो नॉर्मल ऐसे होगा उसका एक कंपोनेंट जो है वो आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर पाएगा। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो चलिए देख लेते हैं मोस्ट जनरल टर्म दैट इज बाय बैंकिंग प्लस फ्रिक्शन। सुनना बेटा, फिर से बेटा वही कहानी। ये बड़ा सर्कुलर ट्रैक का सेंटर, ये बड़ा आपकी सड़क हल्की सी उठा रखी बेटा अपन ने। जितने एंगल से बेटा आपने सड़क उठा रखी है, मैंने उस एंगल को थीटा बोल दिया। यहाँ कहीं बेटा आपके पास कार है और कार के पास बेटा ऐसे वेलोसिटी है v, ऐसे मतलब बेटा u। कार के टायर और बेटा आपकी सड़क के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और कार जिस सर्कल में जा रही है उस सर्कल का रेडियस आपके पास है r। फेयर एनफ, ये बड़ा सिचुएशन है। अब जैसे सरफेस रफ हो गई तो फ्रिक्शन आ गया। फ्रिक्शन अपने आप में एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है।
सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है तो ऑफ कोर्स बेटा वो अपनी वैल्यू को और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, वो अपने वैल्यू को और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो ऑब्वियस बात है कि बेटा वी की अब एक वैल्यू नहीं आएंगी, खूब सारे वैल्यूज आएंगे। तो मैं एक काम करना चाहता हूँ कि मैं उस वी की पूरी रेंज को निकालने के मूड में हूँ। काश मैं सबसे मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी निकाल लूँ, या काश बेटा मैं सबसे कम वेलोसिटी जो पॉसिबल है वो निकाल लूँ। तो चलिए बेटा मैं मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी निकालने के मूड में हूँ कि गाड़ी के पास अधिकतम वेलोसिटी कितनी हो सकती है। और बेटा मैं सवाल जो है वो विथ रेस्पेक्ट टू कार करना चाहता हूँ। बेटा विथ रेस्पेक्ट टू कार कर रहे हो, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं कर रहे हो। तो बेटा आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो या नॉन इनर्शियल, तो आप बेटा मेरे ख्याल से मनी मनी ये कह रहे होंगे सर हम तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। तो सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ क्या दिखाओगे, एक सूडो फोर्स। सूडो फोर्स इन दिस केस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा देंगे, कौन सी दिक्कत है। चलिए बेटा मैं इस डायग्राम को हल्का सा जूम करके बना देता हूँ। तो आपके पास बेटा ये हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल थीटा, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ये बेटा आपकी गाड़ी, ये आपकी गाड़ी। कौन से फोर्सेस, सबसे पहले तो mg, नॉर्मल आएगा s, ये एंगल भी आएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा ऑफ कोर्स सेंटर है इस तरफ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ उसकी वैल्यू होगी। बड़ा गाड़ी के पास वेलोसिटी है v मैक्स, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है m v मैक्स का स्क्वायर अपॉन r। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये गाड़ी जो है ये r रेडियस सर्कल से बाहर जाना चाहेगी। जैसे ही ये बाहर जाना चाहेगी मेरे बच्चों, इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन लग जाएगा s। अब सुनना बेटा, ये स्पीड जितनी ज्यादा होगी बाहर की तरफ वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना ज्यादा होगा ऑफ कोर्स इस गाड़ी की टेंडेंसी इधर जाने की उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी टेंडेंसी इसकी इधर जाने की होगी उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ जो इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही ज़्यादा, इस गाड़ी की बाहर निकलने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा, जितनी टेंडेंसी इसकी बाहर जाने की इसको बैलेंस करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा। तो पक्की बात है कि अगर स्पीड ज़्यादा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा, तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन के आगे मैक्सिमम लिख दिया बेटा, मैक्सिमम लिख दिया। फेयर इनफ, फेयर इनफ। तूने अगर इसकी स्पीड इससे भी ज्यादा कर दी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा और फ्रिक्शन अब उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, गाड़ी स्लिप कर जाएगी बाहर की तरफ। तो बेटा मैं बोल दूं कि ये तेरी मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज्यादा कर दी देन गाड़ी विल स्लिप आउटवर्ड्स। फेयर इनफ। चलिए बेटा मैं एक बार हल्का सा FBD और बना लेता हूँ इस गाड़ी को पॉइंट दिखाकर, तो आपको थोड़ा सा और बढ़िया डायग्राम दिख जाएगा। हालांकि वह FBD बड़ा बढ़िया है बट एक बार और बना लेता हूँ। बड़ा ये रहा हमारा इंक्लाइन प्लेन, सड़क है बेटा ये, ठीक है इंक्लाइन प्लेन के। ये रही हमारी गाड़ी, गाड़ी पर mg ऐसे, नॉर्मल ऐसे, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m v मैक्स का स्क्वायर बाई r बेटा बाहर की तरफ, और स्टैटिक फ्रिक्शन है ऐसे। आप गाड़ी के अंदर बैठे हो तो आपको गाड़ी कहाँ जाती हुई नजर आ रही है? आप बोले सर मुझे तो कहीं जाती हुई नजर नहीं आ रही। बेटा कहीं जाती हुई नजर नहीं आ रही तो बेटा नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। कर दो बेटा, आ जाएगा आंसर, क्यों नहीं आएगा। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये एंगल थीटा, तो ये थीटा बेटा ये भी थीटा,
मैं दिखाऊँ आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में फोर्स। चलो, हालांकि इतना आसान है। ऊपर की तरफ n का कंपोनेंट आएगा n cos थीटा, इधर की तरफ आएगा n का sin थीटा, नीचे की तरफ आएगा mg, बाहर की तरफ आएगा m v max का स्क्वायर अपॉन r। फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ कॉस्टा, इधर की तरफ साइन थीटा। इधर की तरफ आएगा फ्रिक्शन का कंपोनेंट, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का कॉस थीटा। फिर याद आया कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का तो एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? म्यू है। इधर की तरफ कॉस थीटा तो इधर की तरफ साइन थीटा। फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट, ये कॉस थीटा तो बेटा ये साइन थीटा। नीचे की तरफ आएगा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का साइन थीटा। फिर याद आया कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? म्यू इनटू एन। आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, आपको इतने सारे फोर्सेस बेटा इस गाड़ी पर लगाने हैं और आपको क्या करना है? नेट फोर्स को जीरो करना है। ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स और राइट का फोर्स। वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने इक्वेशन लिखी, लिखाओ बेटा n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg प्लस म्यू n साइन थीटा। बेटा इसको उधर ले आओ, n cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg। अच्छी इक्वेशन बेटा। हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। लेफ्ट में कौन लग रहा है? n साइन थीटा प्लस म्यू का कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बाहर की तरफ ये ले बेटा। n निकालना चाहो n निकाल लो, v max निकालना चाहो v max निकाल लो। हम लोग तो v max निकालने के मूड में हैं, डिवाइड कर दो, n गायब, हमारा तो काम चल जाएगा। जैसे ही मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया बेटा, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, v max की बेटा वैल्यू आ गई है। कितनी वैल्यू आ गई बेटा? वो r ऊपर आ जाएगा, r g ऊपर आ जाएगा, रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन बेटा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये बेटा आपके मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है। एक काम और कर सकते हो, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, और सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस पूरी की पूरी इक्वेशन को बेटा तुम कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। कॉस थीटा से अगर डिवाइड किया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन बेटा कॉस थीटा से डिवाइड किया तो 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये आपकी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड मत करना। सर अगर मैंने स्पीड को इससे ज़्यादा कर दिया तो क्या हो जाएगा? बेटा अगर तूने स्पीड को, गाड़ी की स्पीड को इस परमिसिबल स्पीड से भी ज़्यादा कर दिया तो तेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ज़्यादा आ जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर ही नहीं पाएगा और आपकी गाड़ी स्लिप कर जाएगी। किधर की तरफ? बाहर की तरफ। द कार विल स्लिप आउटवर्ड्स, कार विल स्लिप्स आउट, कार स्लिप्स आउटवर्ड्स। बेटा बाहर की तरफ स्लिप कर रही है। बढ़िया बेटा, अपने बहुत ही अच्छे से सवाल कर दिया है, सब हो गया बेटा, हमारा आंसर भी आ गया एंड आई रियली होप बेटा सब लोग समझ भी गए कि हाँ यार कौन सा बहुत बड़ा टफ काम था। सब हो गया। लेकिन कोई बच्चा मुझे टोक दे कि सर ठीक है, बढ़िया लग रहा है, आपकी सारी बातें समझ गए सर हम, लेकिन सर आपने कहा कि ये कार इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब हर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है। आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स जीरो कर दिया। क्या सर किसी और डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा, क्यों नहीं कर सकते? आपके मन में क्या है, आप किस तरफ करना चाहते हो सकता है कि मेरे बच्चे शायद ये बोल रहे हो कि सर अलोंग द रोड, सड़क के अलोंग और सड़क के परपेंडिकुलर, ऐसे करो। भाई जब इक्विलिब्रियम में तो हर तरफ से आंसर आने चाहिए। आप वाले से क्यों, मेरे वाले से क्यों नहीं आ रहा?
चलो बेटा चेक कर लेते हैं, इतनी जिद कर रहे हो तो करना ही पड़ेगा। तो ये बेटा आपका हॉरिजॉन्टल, ये बेटा आपका एंगल थीटा। नॉर्मल को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बेटा पहले से ही सड़क के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। एम जी को छेड़ो बेटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। एम जी के दो कंपोनेंट आएंगे, इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो आएगा एम जी का कॉस थीटा, और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो आएगा वो आएगा एम जी का साइन थीटा। इस तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पहले से लगी रही है, जिसको मेरे बच्चे शायद म्यू इंटू एन लिखना चाहते हैं। ठीक है बेटा, बाहर की तरफ हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताया गया, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, इधर की तरफ आएगा कॉस थीटा, इधर की तरफ आएगा साइन थीटा। तो इधर की तरफ आएगा m v मैक्स का स्क्वायर अपॉन r का cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट तो ये, और इधर की तरफ आएगा m v मैक्स का स्क्वायर अपॉन r का साइन थीटा। अब मेरा बच्चा बोलता है सर अब इक्विलिब्रियम है, हाँ बेटा है, तो सर दिस शुड बी इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। हाँ बेटा बिल्कुल होना चाहिए, मुझे तो लगता है कि इससे भी आंसर आना चाहिए। अगर हम सब कुछ सही कर रहे हैं तो आंसर्स तो मैच करने ही चाहिए यार, मैं सोचा कि आंसर्स मैच नहीं करेंगे। तो चलो बेटा, परपेंडिकुलर टू रोड, बेटा सड़क के परपेंडिकुलर में एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और दिस इक्वल टू दिस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू नॉर्मल। बेटा मैं एक स्टेप खा जाऊँ, म्यू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन इक्वल टू दिस कर रहा हूँ, एन बेटा यहीं से लिख दूँ, यहाँ से मेरे पास आ गया है एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर का साइन थीटा शुड बी इक्वल टू, ये लो बेटा, आपको वी मैक्स निकालनी है बेटा, इस वी मैक्स वाले टर्म को उधर ले जाओ, बाकी बेटा एम 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 कैंसिल कर दो, वापस से बेटा वी मैक्स का आंसर तो वही आ गया, हमारा काम बन गया बेटा, वी मैक्स का तो वही काम। आई होप बेटा समझ गए होंगे। ये हमने सबसे ज़्यादा पॉसिबल स्पीड निकाली है, इससे ज़्यादा स्पीड बेटा पॉसिबल नहीं है, इससे ज़्यादा स्पीड अगर आपने कोशिश की तो आप स्लिप कर जाओगे बेटा, कैसे, बाहर की तरफ। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हम सबसे कम स्पीड भी निकालेंगे, हम बेटा सबसे कम स्पीड भी निकालते हैं कि मिनिमम पॉसिबल स्पीड कितनी है। बेटा मिनिमम पॉसिबल स्पीड कितनी है निकालें यार, चलिए सोचो बेटा, अगर ये स्पीड कम होती तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होता, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होता तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होता। ये स्पीड जितनी कम होती बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही कम होता, और ये स्पीड जितनी कम होती तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही कम होता, ये जितना कम होता स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम होता। मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ कि अगर स्पीड कम होते होते अगर रूट आर जी टेन थीटा होता, याद करो v अगर रूट आर जी टेन थीटा होता तब तो बेटा इस फ्रिक्शन की किसी प्रकार से कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। याद करो बेटा, फ्रिक्शन जब नहीं था तब भी बेटा हमारी गाड़ी ऐसे बैंकिंग वाली सड़क पर घूम रही थी बड़े आराम से, और तब बेटा स्पीड कितनी थी, रूट आर जी टेन थीटा, तब भी गाड़ी बेटा हमारी स्लिप नहीं की थी। अगर आपकी स्पीड रूट आर जी टेन थीटा से भी कम हुआ तो क्या होगा, रूट आर जी टेन थीटा से भी अगर स्पीड कम हुई तो बेटा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो और कम हो जाएगा,
सर अभी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना था कि फ्रिक्शन लगना बंद ही कर दिया था, और खास तौर से v की वैल्यू जब √rg tan थीटा थी तो सर फ्रिक्शन ने कम होकर जीरो ही हो गया होता। सर उससे कम स्पीड हो गई तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो और कम हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर फोर्स और कम हो जाएगा तो अब गाड़ी जो है वो स्लिप करना चाहेगी नीचे। सर नीचे, हाँ बेटा क्यों, याद कर अभी दिखाया था mg का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, बेटा कौन सा, mg sin थीटा। उसके कारण गाड़ी स्लिप करना चाहेगी नीचे, और गाड़ी स्लिप करना चाहेगी नीचे तो फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर। mg का इधर की तरफ कंपोनेंट है कौन सा बेटा, mg sin थीटा, और वो mg sin थीटा इधर की तरफ है। उसके कारण अब बेटा आपकी स्पीड इतनी कम है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना कम है कि ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा से छोटा है, और अगर वो छोटा है तो फ्रिक्शन बेटा अब इधर ना लगकर इधर लग जाएगा। स्पीड जितनी कम होगी ये वाला फोर्स उतना ही कम होगा, उसका ये वाला कंपोनेंट उतना ही कम होगा, और ये वाला कंपोनेंट जितना कम होगा तो उस mg sin थीटा को बैलेंस कराने के लिए आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगातार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब बेटा आपकी गाड़ी इस ट्रैक पर मिनिमम पॉसिबल स्पीड से बेटा जा रही है, ठीक है बेटा। इस m मास की गाड़ी पर कौन से फोर्सेस, इस तरफ बेटा मैं mg के कंपोनेंट्स ले लूं, mg sin थीटा, इस तरफ mg cos थीटा, इस तरफ आपका नॉर्मल, इस तरफ mv²/r, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ v मिनिमम का स्क्वायर अपॉन r का cos थीटा, और इधर की तरफ mv²/r का sin थीटा। हम जानते हैं कि स्पीड कम होगी तो ये वाला कंपोनेंट कम होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा, और अगर ये वाला कंपोनेंट अगर ज्यादा हुआ तो गाड़ी स्लिप करना चाहेगी नीचे, गाड़ी स्लिप करना चाहेगी नीचे तो स्टैटिक फ्रिक्शन तुम जानते बेटा वो तो दिल का बहुत ही अच्छा है, वो तो चाहता है कि किसी प्रकार का कोई टायर, गाड़ी का जो टायर है वो और जो नीचे सड़क है उनके बीच में किसी तरह की रगड़ ना हो, किसी तरह का बड़ा कोई रिलेटिव मोशन ना हो। तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन तो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, बहुत एडजस्टिंग है स्टैटिक फ्रिक्शन तो। और स्टैटिक फ्रिक्शन लग के बेटा ऐसे अप द इंक्लाइन। अब स्पीड जितनी कम ये वाला फोर्स उतना कम, ये वाला फोर्स जितना कम स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा। कभी ना कभी बेटा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पहुंच जाएगा। और मैक्सिमम तुम जानते हो बेटा कितना होता है, म्यू इनटू एन। आगे बेटा आप जानते हो सारा का सारा सवाल आप कहाँ से कर रहे हो, आप बोलोगे सर मैं तो सारा का सारा सवाल गाड़ी के अंदर बैठे कर रहा हूँ, तभी तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा रहा हूँ। बेटा गाड़ी के अंदर बैठ रहे हो तो आपको गाड़ी कहाँ जाती हुई नजर आ रही है, आप बोलोगे सर मुझे तो गाड़ी कहीं जाती हुई नजर नहीं आ रही। बेटा आपको गाड़ी अगर कहीं जाती हुई नजर नहीं आ रही तो बेटा नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। नेट फोर्स किस तरफ जीरो, हर डायरेक्शन में जीरो। अब बेटा मैं जानबूझ के सारे फोर्सेज ऐसे अलॉन्ग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर रोड दिखा रखे हैं बेटा, तो इधर लगा दो। बल्कि को वैसे कर ले तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये करूंगा, कर सकते हो बेटा, आपका आंसर आएगा। अभी करके दिखाया था आप लोगों को यार। तो मेरा मन है अलॉन्ग रोड mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू दिस। बेटा देखना mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन प्लस एम वी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर का कॉस थीटा। दिस शुड बी इक्वल टू दिस। नॉर्मल की वैल्यू शुड बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर का साइन। इस n को उठाओ, याद रखो हमारे पास आ गया है म्यू इंटू दिस प्लस 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 हाँ बेटा क्या आ गया, बेटा सीधे लिख दूं
v मिनिमम की बड़ा वैल्यू आ गई है रूट ऑफ बड़ा r तो ऊपर आ जाएगा रूट आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बड़ा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये ले बेटा, ये तेरा आगे बेटा v मिनिमम, इससे कम स्पीड नहीं होनी चाहिए बेटा, इससे कम स्पीड नहीं होनी चाहिए। सर इसको और अच्छे से लिख सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं लिख सकते यार, लिख सकते हैं ना। आप तो समझ भी गए कि सर कैसे लिखेंगे बेटा, रूट ऑफ आर जी बेटा पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज ऑफ कोर्स टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन बेटा कॉस थीटा से नीचे डिवाइड किया तो 1 प्लस म्यू टाइम्स टेन थीटा। ये बेटा आपकी मिनिमम वेलोसिटी है बेटा। वहाँ पर आपका यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था मैक्सिमम स्पीड में। तो आपकी बेटा गाड़ी की जो स्पीड है ये v मिनिमम और v मैक्सिमम के बीच में होनी चाहिए बेटा। सर अगर मेरी स्पीड इससे भी कम हुई तो बेटा, अगर तेरी अगर स्पीड इससे भी कम हुई तो ये वाला फोर्स तेरा और कम आएगा और गाड़ी स्लिप कर जाएगी किधर, आउटवर्ड्स नहीं बेटा, इनवर्ड्स। तो अगर आपकी स्पीड v की वैल्यू बेटा लेस देन v मिनिमम होगा तो आप बेटा स्लिप कर जाओगे। अरे बेटा जी किधर स्लिप कर जाओगे, स्लिप इनवर्ड्स। फेयर एनफ। चलिए बेटा आगे चलते हैं। हो सकता है कोई बच्चा सोच रहा हो कि सर वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं यार, मैं थक गया इसलिए नहीं कर रहा, तुम कर लेना। एक्चुअल फोर्सेस दिखाना और उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट्स लेना और कर लेना। और करने के बाद बड़ा मुझे एक बार है ना मैसेज कर देना टेलीग्राम पे बड़ा एक इक्वेशन, दो तो इक्वेशन लिखनी बेटा, एक तो डायग्राम बनाना है, सारे फोर्सेस दिखा देना, सारे फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले कंपोनेंट लिख लेना और ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। इतना सा काम करना आपको बड़ा। एक छोटी सी पिक लेके मुझे भेज देना, मैं भी देख लेता हूँ तुम लोग क्या करते हो। जो कल सवाल दिया था ना आप लोगों को बेटा, याद है ना वो कौन सा था यार, वो जिसका आंसर मेरे ख्याल से 40L/27 था यार। बहुत कम लोगों ने उसके आंसर्स भेजे, बड़ी मुश्किल से शायद 5 या 6 लोगों ने आंसर्स भेजे यार। सबको भेजना चाहिए था यार, बड़ा पढ़ते तो ना। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट। चलो बेटा अगला काम करते हैं। यही बेटा सेंट्रीफ्यूगल वाली बातों को ही बेटा और डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर बेटा रोटेशन ऑफ अर्थ का क्या फर्क पड़ेगा। हालांकि बेटा ये टॉपिक थोड़ा सा ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, लेकिन बेटा मैं भी बता रहा हूँ क्योंकि बेटा इसमें सर्कुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आसान सा है, लगा लेते हैं उसको अभी से ना। और बेटा हमारे केवीपीआई वगैरह में काम भी आता है, तो अभी देख लेते हैं इसको ना। चलिए हमारे पास इस तरह का जुगाड़ बेटा, ये अर्थ, ये बेटा नॉर्थ साउथ को जोड़ने वाली लाइन, नॉर्थ साउथ को जोड़ने वाली लाइन के अबाउट बेटा अर्थ ऐसे घूमता है और अर्थ के अपनी एक्सिस के अबाउट को जो रोटेशन है उसका ओमेगा सब बच्चों को याद होगा। नहीं याद है तो दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो, मैं लिख देता हूँ। नॉर्थ साउथ के अबाउट जो एक्सिस है उसके अबाउट जो रोटेशनल मोशन है उसका ओमेगा होगा बेटा ये 2 पाई डिवाइड बाई 24 आवर्स। इस एक्सिस के बाद पूरी अर्थ को एक चक्कर कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं, तो ओमेगा होगा 2 पाई डिवाइड बाई 24 आवर्स। बढ़िया। मान लीजिए यहां कहीं बेटा सरफेस पर कोई पार्टिकल है जिसका मास है m,
इक्वेटर के साथ बेटा ये एंगल है आपका थीटा। मेरे सारे बच्चों को पता होगा कि इस एंगल को हम लैटिट्यूड कहते हैं, नहीं पता होगा तो अब पता लग गया होगा। अच्छा तो एक बात तो, इस एंगल को क्या बोलते हैं? मेरे बहुत सारे बेवकूफ़ बच्चे इसको लॉन्गिट्यूड बोल रहे होंगे। नहीं बेटा, लॉन्गिट्यूड नहीं है, उसे थीटा बोलते हैं, तो इसे 90 माइनस थीटा बोलते हो। क्या लॉन्गिट्यूड बेटा ये थोड़ी होती है। इस 90 माइनस थीटा का एक नाम भी है बेटा, चलिए, दैट इज कोलैटिट्यूड। हालांकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि बेटा कई बच्चे इसी को लॉन्गिट्यूड समझ, बेटा लॉन्गिट्यूड नहीं है, ठीक है। यहाँ बेटा एक एम मास का पार्टिकल है, और अगर अर्थ रोटेट करेगी तो ये वाला पार्टिकल बेटा ऐसे लगातार ये भी सर्कुलर मोशन में घूमेगा, और इसका जो सर्कल है उसका सेंटर बेटा यहाँ कहीं होगा, और इसका जो रेडियस है, एज यू कैन सी दैट, बेटा वो कैपिटल आर का कॉस थीटा है। बेटा अगर ये आर है तो ये आर साइन थीटा, बेटा ये आर कॉस थीटा। इस पार्टिकल को अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है। अर्थ जिस फोर्स से पुल कर रही है, वी नो इट वेरी वेल, बेटा दैट इज एम जी। ये एम जी बेटा तुम जानते हो किधर लगता है? अर्थ के कोर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। कहीं तुम यूँ तो नहीं सोच रहे कि सर ऐसे लग रहा है? बेटा यही वर्टिकल है, ठीक है। एम जी ऐसे नहीं बेटा, एम जी ऐसे लगेगा, वरना यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया वाले लोग हैं तो गिर जाएंगे ऐसे, तो है ना। एम जी बेटा हमेशा कैसे लगता है? सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। इस एम मास के पार्टिकल पर, इस एम मास के साथ आप भी रोटेट करो, मतलब मेरे कहने मतलब आप बेटा इसके साथ साथ रोटेट करो सवाल करते हुए, तो आप एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, तो आप कहोगे सर मैं इस पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाऊंगा, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होगी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू जिस रेडियस में घूम रहा है। बेटा जिस रेडियस में घूम रहा है वो आर नहीं है, वो आर कॉस थीटा है। जो इसके नीचे सरफेस है वो इसको बेटा किसी न किसी फोर्स से पुश करेगी, उस फोर्स को मैंने बोल दिया नॉर्मल। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। इस एम ओमेगा स्क्वायर आर के बेटा दो कंपोनेंट आएंगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा का भी कॉस थीटा। थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट क्या होता है? कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर के कॉस थीटा का साइन थीटा। इसको बैलेंस करने के लिए सरफेस के अलोंग एक फोर्स आ जाएगा बेटा, दैट विल बी योर स्टैटिक फ्रिक्शन। मैं इस नॉर्मल में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, वो इसलिए कि इस एम मास के ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे अगर मैंने कोई वेइंग मशीन लगाई होती तो उस वेइंग मशीन की रीडिंग mg नहीं है, उस वेइंग मशीन की रीडिंग ये नॉर्मल है। बिकॉज वेइंग मशीन की रीडिंग बेटा क्या होती है? द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द वेइंग मशीन। तो बेटा ये नॉर्मल निकालना मेरे को। बेटा इस तरफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ। आप बोलोगे सर पार्टिकल के साथ रोटेट कर रहे हैं हम। बेटा पार्टिकल के साथ रोटेट कर रहे हो तो बेटा पार्टिकल का नेट फोर्स, पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना आना चाहिए? 0। अंदर का फोर्स और बाहर का फोर्स। अंदर लग रहा है mg, बाहर लग रहा है नॉर्मल प्लस m ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर थीटा। नॉर्मल की वैल्यू आ गई है mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर थीटा। इसी नॉर्मल को हम बेटा एपरेंट वेट भी कह सकते हैं। बेटा क्या शब्द यूज किया बेटा अपन ने? एपरेंट वेट। और बेटा ये अपरेंट वेट बेटा नोटिस किया आप लोगों ने, mg नहीं है, mg से कम आया है, और वो भी अलग अलग थीटा पर अलग अलग आया है। सबसे कम आया है इक्वेटर पे। कोई मुझसे पूछ ले कि सर ये वेट इक्वेटर पे कितना है, तो मैं कहूँगा बेटा उसके लिए तो थीटा की वैल्यू को 0 रख दे। तो अपरेंट वेट की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। सबसे ज़्यादा आएगा पोल पे। बड़ा कोई मुझसे पूछ ले कि पोल पर वेट कितना आएगा, मैं लिख दूंगा दैट इज mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर 90। बेटा कॉस 90 इज 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बेटा पोल वाले पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, वहां पर बेटा अपरेंट वेट mg है, लेकिन इक्वेटर पर कम है। कितना है बेटा? mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू r।
अरे मेन बात तो भूल ही गया, बात बड़ा जी की कर रहे थे हम, ये अचानक से वेट कहाँ से आ गया। इसी वेट को, अपरेंट वेट को, जो हमने अपरेंट वेट निकाला है mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, इस अपरेंट वेट को बड़ा आप m इंटू जी इफेक्टिव भी कह सकते हो, और g इफेक्टिव कह दो, g अपरेंट कह दो, बड़ा एक ही बात है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। g इफेक्टिव बड़ा मेरे ख्याल से आ गया g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन बेटा पोल पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो आपका इफेक्टिव g जो है वो g के बराबर ही है, बिकॉज कॉस 90 इज 0। लेकिन इक्वेटर पर बड़ा g की वैल्यू सबसे कम है, वहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है, और g इफेक्टिव की वैल्यू है g माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, g माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये हमारा इक्वेटर है, सॉरी इक्वेटर पर g की वैल्यू है। तो बड़ा ये है अर्थ के रोटेशन के कारण g पर कितना प्रभाव वगैरह पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है बेटा, उसकी कहानी। ठीक है ना, वैल्यूज वगैरह भी निकाल सकते हो बेटा, कोई मनाही नहीं है। ओमेगा तुम्हें लिखा ही दिया है, आर बेटा तुम चाहो तो कहीं देख लेना, कहीं लिखा हुआ होगा अर्थ का आर। बेटा मुझे हल्का फुल्का रफली याद है बेटा, शायद 6400 किलोमीटर होता है, अब मीटर नहीं है बेटा, ये किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है ये बेटा अर्थ का रेडियस। ठीक है बेटा, आगे चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, चलिए बेटा एक सवाल और करते हैं, है ना बेटा, एक छोटा सा सवाल और करते हैं। सवाल बेटा ऐसे है कि ये बेटा कोई वर्टिकल एक्सिस है, और बेटा ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड है। हाँ बेटा, ये हॉरिजॉन्टल रॉड है, लेंथ L की बेटा रॉड है। इस रॉड को हमने इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से घुमाया बेटा, ठीक है, और इसकी एक्सिस के जस्ट नजदीक बेटा ऐसे एक m मास का बेटा बीड है, मोती है बेटा, उस रॉड के अंदर हमने उस बीड को या रिंग को पिरो दिया और यूं घुमा रहे हैं। अब बेटा आप इस बात को जानते हो कि ये जो मोती है ना, ये रॉड के रेस्पेक्ट में लगातार बाहर आएगा, और उसके बाहर आने के पीछे कारण क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्राउंड से अगर देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मोती लगातार बाहर भी आ रहा है और साथ में रॉड घूम भी रही है, तो हमारा जो बड़ा मोती है या फिर जो बीड है, जो रिंग है, उसका मोशन ऐसे स्पाइरल टाइप होगा। मैं पहले ही बोल दूं बेटा, ग्राउंड से देख पाना, सोच पाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से आसान है बेटा, यहाँ से रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आसान है। मैं बेटा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस एम मास के पार्टिकल का सारा मोशन एनालाइज करना चाहता हूँ। मान के चलो बेटा, सवाल ये है कि एनालाइज द मोशन ऑफ दिस बीड। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, मान लीजिए कि किसी टाइम पर रॉड के रेस्पेक्ट में ये जो बीड है बेटा, ये बाहर चलते चलते x डिस्टेंस दूर चली गई है। कौन से फोर्सेस हैं? सबसे पहले बेटा mg, ऐसे आएगा नॉर्मल। आप बेटा इस रॉड के रेस्पेक्ट में इसको देख रहे हो, रॉड खुद एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी दिखाना पड़ेगा। कितना और किधर? कितना? m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। बेटा जी रेडियस मतलब बेटा सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? x। तो आपको किधर? बाहर, रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, m ओमेगा स्क्वायर इंटू x। ये बेटा आपकी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस पार्टिकल पर बाहर की तरफ एक फोर्स है।
तो इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ कोई फोर्स नहीं है सर, वो सेंट्रीपिटल, अरे यार सेंट्रीपिटल कहाँ से लगता है? ग्राउंड से। सेंट्रीफ्यूगल कहाँ से लगता है? रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अब तो इसका मोशन रॉड के रेस्पेक्ट में तो सर्कुलर है ही नहीं, काय का सेंट्रीपिटल, ये लगातार बाहर जाएगा और रॉड के रेस्पेक्ट में मैंने इसका एक्सलरेशन मान लिया बेटा बाहर की तरफ ए। हमें तो छोटा सा काम आता है, बाहर की तरफ फोर्स है m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन, मास से मास कैंसिल, एक्सलरेशन की वैल्यू आ गई है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। Is this acceleration constant? Of course this acceleration is not constant. This acceleration is varying with time, varying with position. जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे वैसे लगातार acceleration बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। कोई बात नहीं। रॉड के रेस्पेक्ट में बेटा, रॉड के रेस्पेक्ट में जब ये बीड बिल्कुल एंड पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो इसके पास ऐसे रेडियल डायरेक्शन में कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। मुझे ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, मुझे ये वाली वेलोसिटी निकालनी है मेरे पास प्लान। दिस एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv बाई dt या बेटा v dv बाई dx। सर dv बाई dt क्यों नहीं लिख रहे बेटा? अगर यही एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होता तो मैं उसको dv बाई dt लिखता, लेकिन ये तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो मैंने उसको v dv बाई dx लिख दिया। तो हम किसी भी टाइम पर बेटा इसका ऐसे रेडियल डायरेक्शन वेलोसिटी लिख सकते हैं, dx को ऊपर ले जा, मेरे पास आ गया v dv इज इक्वल्स टू बिल्कुल शुरुआत में यहां पर x की वैल्यू 0 थी तो स्पीड 0 थी, जब यहां पहुंच गया तो x की वैल्यू l है बेटा, रोड की लेंथ है l तो स्पीड हो गई है v। कितना आसान सा इंटीग्रेशन यार। ले बेटा सॉल्व करते बेटा v की वैल्यू आ गई है ओमेगा इंटू एल, बड़ा v की वैल्यू आ गई ओमेगा। रॉड के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल बड़ा बाहर की तरफ जा रहा है ओमेगा इंटू एल। सर कल को इस सवाल के अंदर इस बीड को यहां से न छोड़कर l/2 से अगर छोड़ दिया तो सर क्या मुझे वो सवाल वापस से करना पड़ेगा? हाँ बेटा करना तो पड़ेगा ही, लेकिन करेंगे तो ऐसे ही, बस आप बेटा ये 0 से l इंटीग्रेट न करके l/2 से l कर देना, कहाँ कोई लोड है बेटा इसमें। लेकिन ये जो बड़ा बीड के पास वेलोसिटी आई है ना, ये रॉड के रेस्पेक्ट में आई है, यूं बाहर की तरफ जाती हुई, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं आई है। सर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे लिखूं बेटा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना, इस रॉड का एक बार टॉप व्यू देखो, ऊपर से देखो, ऊपर से देखने पर ये रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है और इस रॉड के रेस्पेक्ट में सुनना, रॉड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है बाहर की तरफ ओमेगा इंटू एल निकाली है, और रॉड के इस पॉइंट की खुद की वेलोसिटी है इस तरफ ओमेगा इंटू एल। रॉड की खुद की वेलोसिटी है ओमेगा इंटू एल, रॉड के रेस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी है ओमेगा इंटू एल। तो जो इंसान ग्राउंड पर खड़े हैं उनको लगेगा कि जो रिंग निकली है इसके पास नेट वेलोसिटी है एस से, दैट इज √2 ओमेगा एल। ये बड़ा हमारी इस रिंग की नेट वेलोसिटी है एस। तो जब बड़ा आपकी रिंग बड़ा बाहर निकलेगी तो यूं नहीं निकलेगी, क्योंकि इस पॉइंट के पास खुद के पास वेलोसिटी इधर की तरफ, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रिंग के पास वेलोसिटी इधर की तरफ, तो आपका पार्टिकल यूं जाएगा कितनी वेलोसिटी से? √2 ओमेगा एल। ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं कि अपन उसको याद कर लें, है ना बेटा, ये तो सवाल था। ठीक, आई होप बेटा इसमें बात को समझ गए होंगे थोड़ा। ठीक है, ये बेटा अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मेरा पूरा एम ये था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़कर समझकर मेरे बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, आई रियली होप इट वुड हैव वर्कड, आपको फ़ायदा हुआ होगा। होमवर्क बेटा मैं लगभग बेटा सारी शीट पहले से दे चुका था, इक्का दुक्का बड़ा एक सेक्शन बचा है लास्ट में, शायद सेक्शन F होगा,
वो कर लेना बेटा। उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के और टर्निंग बैक वगैरह के सवाल हैं, सॉरी टर्निंग बैक नहीं बेटा, टर्निंग ऑफ व्हीकल वगैरह के सवाल हैं, तो उससे निपटा लेना बेटा। बाकी मैं एक्सरसाइज आपको पहले से दे चुका हूँ। तो इसेंशियल शीट पूरी कर लेना। जैसे इसेंशियल शीट पूरी हो जाए तो समय मिले तो एक्स्ट्रा एज वाली शीट करना, समय ना मिले तो ऑफकोर्स मेन के एग्जाम के बाद करनी है। समय मिले तो अभी कर लेना, अदरवाइज बाद में कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जिन बच्चों के पास समय है वो बच्चे बेटा HCV का सर्कुलर मोशन कर सकते हैं। सवाल बिल्कुल सीक्वेंस में है, पहले काइनेमेटिक्स है, फिर डायनामिक्स और सबसे आखिर में टफ सवाल है। तो जहाँ तक बने वहाँ तक करते रहो, और जैसे लगेगी यार अब टफ सवाल अचानक से बढ़ गए तो कोई बात नहीं, रुक जाओ, लेकिन वहाँ तक तो सवाल कर ही सकते हो, टाइम मिले तो, अदरवाइज तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। चलिए कल मिलते हैं, बाय।